नमस्कार दोस्तों। बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है और दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया है और उस पर राष्ट्रपति की संस्तुति भी मिलने की बातें कही जा रही है कि 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र हो सकता है। अभी हाल ही में मानसून सत्र खत्म हुआ है और मानसून सत्र खत्म होने के बाद तत्काल बाद यूं कहें कि G20 की बैठक खत्म होने के बाद विशेष सत्र बुलाने की नौबत आखिर क्यों आई है? ये तमाम सवाल है और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन और मानसून सेशन के बीच बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है। आमतौर पर नवंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में विंटर सेशन शीतकालीन सत्र शुरू हो जाता है, लेकिन तब भी सरकार को सितंबर के महीने में ही 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाने की नौबत क्यों आई है, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल है। कई सारे बिल आपने देखा होगा कि कई सारे विधेयक राज्यसभा में पेश किए गए, चाहे वो जुडिशरी में आईपीसी सीआरपीसी के नाम बदलने और उसे नए कलेवर के साथ पेश करने वाला बिल हो, चाहे चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक नया एक नया सिलेक्शन पैनल बनाने वाला बिल हो। ये सारे बिल राज्यसभा और लोकसभा में इंट्रोड्यूस तो कर दिए गए, लेकिन इसे पारित नहीं कराया गया और अभी कोई मुख्य चुनाव आयुक्त या किसी चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन भी नहीं होना है। नवंबर दिसंबर तक तो नहीं ही होना है, फिर भी संसद का सत्र बुलाने की नौबत क्यों आई? आखिर ये बिल पास कराने की हड़बड़ी है या लोकसभा चुनावों को समय से पहले जाड़े के दिनों में, सर्दियों के मौसम में दिसंबर के महीने में कराने के लिए चुनाव आयोग के लिए चुनाव खर्च के लिए विशेष फंड की व्यवस्था करने, उस संवैधानिक परंपरा निभाने की हड़बड़ी है? इन दोनों के बीच आज हम इस विशेष सत्र के महत्व को तलाशने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार अशोक वानखेड़े जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या लगता है, जैसे ही ये खबर आई कि 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इस 5 दिनों के विशेष सत्र का एजेंडा आपको क्या लग रहा है? देखिए, जोशी साहब ने तो कहीं स्टेटमेंट ये दे दिया है कि भाई अमृतकाल का ये विशेष सत्र है और अमृतकाल, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि G20 का या चंद्रयान का महिमा मंडन करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है। और फिर विशेष सत्र 2 दिन का भी हो सकता था। ये जो पूरे एक सप्ताह का विशेष सत्र है, 11 तारीख को मतलब 18 तारीख को बुलाएंगे मंडे के दिन और 22 तारीख सैटरडे तक चलेगा ये। तो इसके मायने हैं, मुझे लगता है ये सारे बिल क्लियर करने की जल्दी है। और ये बिल क्लियर करने की इतनी जल्दी क्यों मची है? और जो आप खास तौर पे कह रहे हैं कि यदि तुरंत चुनाव घोषित हो जाए, क्योंकि हाउस डिसॉल्व करने के लिए कैबिनेट की जरूरत होती है, उसके लिए संसद सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग के जो खर्चे होते हैं उसका प्रोविजन किसी बजट में अभी है नहीं। और यदि रेगुलर चुनाव होंगे तो फरवरी में जो बजट आएगा उस बजट में, या जनवरी में जो बजट आएगा तो उस बजट में, या जो अगला सत्र आएगा, रेगुलर सत्र आएगा, उसमें एक्स्ट्रा ग्रांट्स भी मांगी जा सकती है चुनाव को देखते हुए। और इस बार चुनाव आयोग के खर्चे भी बढ़ गए हैं, 10,000 करोड़ के आसपास हो गए। तो मुझे लगता है कि या तो इनको दिसंबर में चुनाव लेना होगा, तो उसके पहले कोई इनको लगता है कि आचार संहिता चालू हो जाएगी, तो फिर यदि दिसंबर में चुनाव शुरू होगा तो उसके 3 महीने तो अब, या सत्र के बाद तुरंत यदि लोकसभा में डिसॉल्व करते हैं तो 3 महीने तो ये जनवरी के फर्स्ट वीक तक जा सकता है चुनाव। ऐसे में ये जनवरी का सेकंड वीक तक, ऐसे में फिर आपके पास उस सेशन के लिए जगह नहीं है, क्योंकि सदन बर्खास्त करने के बाद सेशन कहाँ से लगेगा? तो क्या ये चुनाव आयोग के लिए एक्स्ट्रा पैसा जो लगेगा वो ग्रांट करने के लिए कोई फाइनेंस बिल आ रहा है? ये जो 2-3 बिलों के आपने नाम लिए, इन 3 बिलों की इतनी जल्दी नहीं है कि आप नवंबर के विंटर सेशन की भी इंतजार कर सकते हैं। या कोई ऐसा नया बिल आपने प्लान किया, वो बिल भी एक 5-7 दिन के चर्चा में, क्योंकि कोई नया बिल आता है तो उसका पहले एक नोट जाता है, उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, कई चीजें होती है, इतनी जल्दी नहीं आता। तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रीपोन ऑफ इलेक्शन, चुनाव पहले करवाने का जो एक लगातार विपक्ष भी कह रहा है और बीजेपी का एक धड़ा भी इसमें है कि भाई जल्दी कर जाए, तो इन 5 राज्यों के चुनाव यदि हार भी जाते हैं तो उसके बाद 2024 का चुनाव और मुश्किल हो जाएगा। इसी के बीच में आज एक आपको याद दिलाऊं, आज एक सर्वे आया है। उस सर्वे ने सबसे पॉपुलर 8 मतलब 10 में से 8 लोगों ने कहा कि मोदी जी सबसे पॉपुलर देश में है। तो मोदी जी का परसेंटेज 70 to 80% बता दिया है। ये सर्वे आना, उसके बाद ये सत्र लाना,
और ये सत्र तुरंत G20 के बाद, G20 11 को खत्म हो जाएगी, मतलब 10 को खत्म हो रही है, 11 तक सारे मेहमान चले जाएंगे। एक सप्ताह के बाद तुरंत यदि ये आता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये प्रीपोनमेंट ऑफ इलेक्शन है लोकसभा का, एक आशंका मुझे जोरदार लगती है इसमें, और कोई बड़ा मोटा कारण दिखता नहीं मुझे। नहीं, यही ये सवाल उठता है सर कि आखिर लोकसभा चुनाव को 5 महीने पहले कराने की, 5 या 6 महीने पहले कराने की हड़बड़ी क्यों है? आखिर सरकार क्यों नहीं चाहती है कि सही नियत समय पे चुनाव हो? दो बातें हैं इसमें। सरकार मतलब सत्ता पक्ष जो है वो हिमाचल, दिल्ली और कर्नाटक की बड़ी हार के बाद थोड़ा बैकफुट पे आया है। ये बात अंदरूनी अंदर एक छुटपुट चर्चाएं हो रही है, कानाफूसी हो रही है कि मोदी जी का नाम वो नहीं रह गया या ब्रांड वो नहीं रह गया कि जो चल जाए। इवन ऑर्गेनाइजर ने तक के लिख दिया कि अब मतलब हिंदुत्व और मोदी जी, ये दोनों कार्ड अब नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं, खासकर कर्नाटक के नतीजों के बाद। उसके बाद जो 5 राज्यों के चुनाव है, मिजोरम में जो चुनाव है उसमें तो मुझे लगता है कि वो कुकीज और मतलब जो मणिपुर का जो इम्पैक्ट है वो मिजोरम में बीजेपी को बहुत लॉस देगा। वहां उसके बाद आप तेलंगाना में आ जाइए जहाँ बीजेपी है ही नहीं, वहाँ कांग्रेस वर्सेस बीआरएस है। उसके बाद आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 जगह बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है। मध्य प्रदेश में लोग कहते हैं कर्नाटक जैसी स्थिति हो जाएगी। जो विद्रोह है मध्य प्रदेश में, जो 39 सीटों का डिक्लेयर हो गया, उसके बाद वो विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा है। इतनी हालत बुरी है पार्टी की कि अब उनको जाति जाति सरकार को भी एक्सपांशन करके 3 लोगों को कैबिनेट में लेना पड़ा। ये सारा इस बात को इंडिकेट करता है कि आप मध्य प्रदेश में हालत बहुत बुरी है। और फिर राजस्थान में जो पार्टी अंदर डिवाइडेड है वो कांग्रेस को एज दे रही है, और जो कांग्रेस सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की रिफ्ट है वो एकदम समाप्त होती सी दिखाई दे रही है। पिछले 2 महीने से ना कोई स्टेटमेंट आ रहा है सचिन का, ना कुछ आ रहा है, और सब मिलकर सरकार चलाएंगे, सरकार वापस लाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस यूनाइट हो गई है और बीजेपी अभी भी 4 मुंह में 4 नेता बात करते हैं, 4 जगह पे 4 डायरेक्शन में जा रहे हैं। विद्रोह इतना ज्यादा है कि कैबिनेट मंत्री जो है मेघवाल, अर्जुन मेघवाल, उसी के खिलाफ फ्रंट खोलने के कैलाश मेघवाल तैयार बैठे हैं। अनुशासनहीनता की नोटिस भी आई तो उसका जवाब। तो ये कुल मिला के राजस्थान में भी स्थिति खराब दिखती है। सपोज 5 राज्यों में बीजेपी हार जाती है बुरी तरह से, तो फिर ये लगातार 8 पराजय होंगे बीजेपी के, मोदी जी के नेतृत्व और अमित शाह के नेतृत्व। फिर ये परसेप्शन मोदी है तो मुमकिन है, ये चलेगा नहीं 2019 में, 2024 में। फिर ये कहते हैं कि भाई पहले की हमारा इतिहास है 2019 का कि हम सारे विधानसभा हार गए लेकिन लोकसभा उसमें क्लीन स्वीप कर गए। सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी है सरकारी कर्मचारियों को। कमलनाथ कह रहे हैं पहली बैठक में दे देंगे, और ओल्ड पेंशन स्कीम जब आ जाएगी तो सरकारी कर्मचारियों का रवैया आप जानते हैं, इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए लोगों का, किस तरह से वो काम करेंगे उनके मुद्दे सोल्व होने के बाद। दूसरी तरफ जिसको सरकार रेवड़ी कहती थी, अगर पिछले 2 से 3 दिनों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो उज्ज्वला गैस पर 400 और नॉर्मल गैस जो 33 करोड़ कनेक्शन है उस पर 200, ये 400 और 200 की रेवड़ी जो दी गई है, क्या ये विधानसभा चुनाव के लिए मोदी जी ने दी है या लोकसभा चुनाव के लिए दी है? अपने लिए दी है या शिवराज सिंह चौहान के लिए दी है, ये बताइए। अभिषेक जी, ये बात अब 2014 के बाद 10 साल में इस देश के प्रत्येक नागरिक को ये बात समझ में आ गई कि नरेंद्र मोदी जी के डेफिनेशन स्वयं के लिए और दूसरे के लिए अलग अलग होते हैं। विपक्ष में जो होता है वो भ्रष्टाचारी होता है, वही भ्रष्टाचारी जब उनके पार्टी में आता है तो सदाचारी हो जाता है। जब विपक्ष अनाउंस करता है तो रेवड़िया बांटता है, और जब ये अनाउंस करते हैं तो राष्ट्र विकास की बात होती है, गरीबों का ध्यान रखने की बात होती है। अब लोग समझ गए, इसलिए मोदी जी जब भी परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की बात करते हैं तो लोग ठहाके लगाते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है परिवारवाद क्या है। आपके इंडिया के कुनबे में बीजेपी छोड़ा तो ऐसा कौन सा है कि जहां एक राजनीतिक दल नहीं है साथ वाला जो परिवारवाद का हिस्सा नहीं है। और बीजेपी के अंदर यदि बात करें तो कई नेताओं के बच्चे राजनीति में आए हैं, वो अपना अपना एक परिवार घर में एक सामंत बना के रखा है उन्होंने आज क्षेत्र में, ऐसी सीरीज निकलती है। तो परिवारवाद तो ये बेनामी हो गई बोलना। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ते हैं और भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हैं, वो चला गया। कुल मिला के अब इनके पास मुद्दे नहीं रहे हैं, तो एक ही हो सकता है
अच्छा, दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि पिछले 2019 में जो क्लीन स्वीप इसलिए किया था क्योंकि कांग्रेस बहुत कमजोर थी। वो इतनी कमजोर थी केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का कि भारी भक्कम मैंडेट मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में 1-1.5 महीने मुख्यमंत्री नहीं तय हो पा रहे थे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तय हो गए तो वो सरकार से इतनी नाराजगी होगी तो सरकार ही गिर गई। दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो सचिन पायलट वहां फूफा बन के बैठ गए और वो लगातार 3 साल तक तकलीफ देते रहे। आज वो स्थिति नहीं है। आज जो स्थिति पहले कांग्रेस की थी 2019 में वो बीजेपी की हो गई है जी। संगठन के लेवल पे, और कांग्रेस एक मजबूत ताकत के साथ उभरी है। कर्नाटक में देखिए आप, सारे विवाद खत्म हो गए। मध्य प्रदेश में देखिए सारे विवाद खत्म हो गए। आप देखिए राजस्थान में सारे विवाद खत्म हो गए आपसी, और एकजुट होकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का नेतृत्व उभरना, उसके बाद कांग्रेस का एकजुट होना, एंटी इनकम्बेंसी, ऐसे कई फैक्टर है कि इन 5 राज्यों में बहुत मुश्किल देख रहा है बीजेपी का आना। यदि बीजेपी 8 लगातार हारती है तो फिर वो सपना नहीं कर सकती। अच्छा, एक मेजर काम जो कांग्रेस ने किया इस बार, कर्नाटक में सत्ता आते से ही उन्होंने तुरंत जो 5 वादे थे उनको इम्प्लीमेंट करवाए 2-3 महीने के अंदर। तो वो बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। यदि वही होगा तो जो मतदाता ये सोचता है कि कांग्रेस सिर्फ घोषणा पत्र में बात करता है, करेगा नहीं, वो ऐसा होगा नहीं। कर्नाटक में करके दिखाया, हमको एक बार लाओ, हम यहाँ पे भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में तो बघेल ने एक लाइन से बिल्कुल लट लगा दी है, रोज कुछ ना कुछ अनाउंस करते हैं, इसको ये दो, उसको वो दो, और इतना जो बांटा है तो उससे तो वहां की जनता परेशान है। अशोक गहलोत ने भी तिजोरी खोल दी है पूरी जनता के लिए, वहां पे भी बेनिफिशियरीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप है उनके साथ। कुल मिला के बीजेपी को 5 राज्यों की स्थिति बहुत खराब दिख रही है, और इस 5 राज्यों का ठिकरा किस पे फूटेगा? तो मोदी के नाम पर राज्य भी निकालना चाहते हैं। मोदी जी के नाम, मोदी जी के नाम पे, क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट घोषित नहीं करेंगे, मोदी जी का नाम उपयोग करेंगे। जब मोदी जी का नाम उपयोग करोगे तो जीत मोदी जी की, तो हार भी मोदी जी की होगी। जी, अशोक वानखेड़े जी, एक सवाल मुझे जेडीयू से जुड़े हुए वो ऑफिस पार्टी के ऑफिस बियरर ने एक बड़ी रोचक बातें अभी कही है, 15-20 मिनट पहले मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि साहब नीतीश जी तो पटना से निकले हैं मुंबई के लिए कि इंडिया गठबंधन का एजेंडा तय करना है कि मई तक हमको अपनी चुनावी तैयारियों को कैसे बनाए रखना है, मोमेंटम बनाए रखना है, और तैयारियों को हर बैठक के साथ जो गति आती जा रही है उसको इस बैठक में और आगे ले जाना है। लेकिन फ्लाइट पकड़ते वक्त तो उनका एजेंडा यही था। फ्लाइट से जब वो मुंबई उतरेंगे तो उनके सामने फ्लाइट से उतरते ही नया एजेंडा होगा कि 5 दिन का विशेष सत्र आ गया, यानी चुनाव स्तर पर आ गए। क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन की जो आज और कल की बैठक है, जो उद्धव ठाकरे के यहाँ डिनर और कल की बैठक, या राहुल गांधी की 5 बजे की अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका एजेंडा ही बदल गया है संसद के सत्र के बाद? देखिए, नहीं, विपक्ष इस बात को तय कर रहा है। नीतीश जी स्वयं कह रहे थे कि दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, ममता कह रही है दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, शरद पवार कह रहे हैं दिसंबर में। वो कह रहे थे कि दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, जल्दी सब लोग तैयार होइए। वो सहयोगी दलों को भी कह रहे थे, पूरी बात ये थी उनकी। हाँ, तो अब ये सत्र ने तो और इसको रेखांकित किया है कि शायद सरकार ऐसी सोच रही है, और दिसंबर के हिसाब से आप तैयारी भी कर ले तो इसमें बुरा क्या है? आपकी डबल रिवीजन हो जाएगी दिसंबर के बाद। मार्च में। सर, मेरा सवाल दरअसल ये है कि अगर ये संसद का सत्र नहीं होता तो इंडिया गठबंधन की तैयारी इस रूप में होती कि हमें किन किन मुद्दों पर किस तरह से काम करना है, उसमें जनहित के मुद्दे होते, उसमें इलेक्टोरल अलायंस होते। अब तो इनका एजेंडा बदल के सोल इलेक्टोरल ही हो गया। नहीं, करना पड़ेगा इलेक्टोरल। देखिए अभिषेक जी, ये जो इंडिया गठबंधन बना है ये इलेक्टोरल के लिए बना है, ये चुनाव के लिए बना है। और ये बाकी उस चुनाव के एक, क्योंकि अलग विभिन्न विचारधारा के दल है और हर दल अपने अपने क्षेत्र का राजा है। ये जब इकट्ठा होंगे तो इनको हर चीज पे सामंजस्य पे एक जगह पे आना समय तो लगेगा, लेकिन अब उस प्रक्रिया को स्पीड अप होगा। ये जो सत्र है इसको स्पीड देगा। तुरंत इस सत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे कि सत्र आ रहा है, यदि घोषित हो गया तो क्या करेंगे दिसंबर, तो फिर उसके बाद तुरंत बैठकें होगी। और वैसे भी यदि ये चुनाव नॉर्मल भी हो गए तो भी गठबंधन का काम चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद भी एक कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन, पीछे ले आगे ले, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, ये तो चलता जाएगा। ये इतनी जल्दी इजीली होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ एनडीए जैसा नहीं है कि मोदी के ईडी के डर से सारे लोग साथ में हैं और जो मोदी जी कहते वो करते हैं। यहाँ पे तो हर आदमी अपने बलन का है और हर आदमी अपना विचार रखते रखेगा। और हर जगह, खासकर मुझे लगता है ज्यादा
इसमें नहीं है। थोड़ा केरल, बंगाल हो गया और आपका दिल्ली, पंजाब, यही 2-3 राज्य है जहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बाकी तो जहाँ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है वहां आमने सामने है, जहाँ क्षेत्रीय दल और बीजेपी आमने सामने है वहां आमने सामने है, जहाँ कांग्रेस मिनिमम रोल में है वो कांग्रेस मिनिमम रोल में है। करीब करीब सभी के रोल तय हुए हैं। महाराष्ट्र भी जो तय है वो तय है, महाविकास आघाड़ी किधर जाएगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गठबंधन के तीनों दल महाविकास आघाड़ी के यहाँ पे है। कल समाजवादी पार्टी ने भी वहां बोला कि हमको 2 टिकट चाहिए, तो कौन देगा समाजवादी को? तृणमूला ने कहा कि मुझे महाराष्ट्र में टिकट चाहिए, तो कौन देगा? कल शरद पवार बोलेंगे कि मुझे यूपी में 4 टिकट दो, कौन देगा? ये लोग सब समझते इस बात को। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है, ये मुझे लगता है कि एजेंडा स्पीड अप हो जाएगा। अच्छा, एक चीज इससे जुड़ा हुआ है सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि यदि 5 दिनों का जो स्पेशल सेशन बुलाया गया, ये G20 के पहले जो अभी मानसून सेशन तुरंत खत्म हुआ है कुछ दिनों पहले, इसी को 5 दिन बढ़ा दिया जाता और लोकसभा भंग कर दी जाती, तो क्या कार्यवाहक सरकार यदि G20 की मेजबानी करती तो कोई पहाड़ तो नहीं टूट पड़ता? संविधान में तो कार्यवाहक शब्द का जिक्र ही नहीं है। उस समय रायता फैल गया था, कई चीजों को लेकर रायता फैल गया था, लोग सस्पेंड हो गए थे, लोग बाहर हो गए थे, रोज नारे लग रहे थे व्हाइट हाउस पे। अल्टीमेटली फिर बिना विपक्ष के ही कई चीजें पास करनी पड़ी। अविश्वास प्रस्ताव भी आया था, उसने भी बहुत टाइम ले लिया। तो कुल मिला के जो मुझे लगता है कि ये जो 5 दिनों का सत्र है, हो सकता है कि अब शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए मोदी जी बहुत माने जाते हैं, तो वो एक विपक्ष को भी देखेंगे कि यदि मैंने सत्र बुलाया तो विपक्ष क्या तैयारी करता है, क्या रिएक्ट करता है। नहीं तो वो बोलेंगे कि चंद्रयान पहुंच गया इसलिए मैंने विशेष सत्र बुलाया, लेकिन फिर वो सत्र 2 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का सत्र होने की जरूरत नहीं है। 2 दिन में, 1 दिन के सत्र में भी आप चंद्रयान और G20 कैश कर सकते हो, करना हो तो। उसके लिए 5 दिन चंद्रयान पे बोलना नहीं होता। आखिरी सवाल, 2 बार ऐसा देखा गया है कि सरकारों ने टैक्टिकली लोकसभा को समय से पहले भंग किया। एक, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ 3 साल 7 महीने सरकार चलाने के बाद लोकसभा भंग कर दी थी और फरवरी 1971 में चुनाव करा लिए थे। एक, अटल बिहारी वाजपेयी ने फील गुड और इंडिया साइनिंग के नारे के साथ 7 फरवरी 2004 को लोकसभा भंग की थी, लेकिन 96 दिनों के बाद 13 मई को जो नतीजा आया था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी को न तो फील गुड महसूस हुआ और न ही इंडिया साइनिंग महसूस हुआ। तो इस बार यदि नरेंद्र मोदी ये कदम उठाने जा रहे हैं और वाकई ये चुनाव आयोग के लिए एक कॉर्पस का इंतजाम करने के लिए, संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग को फंड मुहैया कराने के लिए संसद की जो रेवेन्यू या कैपिटल अकाउंट है उससे पैसा देने के लिए अगर कर रहे हैं ये, तो क्या आपको लगता है ये गरीबी हटाओ वाला दांव होगा या इंडिया साइनिंग और फील गुड वाला दांव साबित होगा? देखिए अभिषेक जी, गरीबी हटाओ और इंडिया शाइनिंग, ये दोनों परिस्थितियां अलग थी। अटल जी को और इंदिरा जी को जब उन्होंने हाउस डिसॉल्व किया, तब उन्हें लगा कि अब जनमानस में हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो गया, लोगों में हम बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए, यही समय है फसल काटने का, तो उन्होंने कर दिया। यहाँ पे थोड़ा मामला अलग है। यहाँ पे डर है कि 5 चुनाव के राज्यों के चुनाव के में हार गए तो 2024 और डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे ही 2024 डिफिकल्ट है और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब बुरे से बदतर स्थिति हो जाएगी। तो बुरे स्थिति में ही करवा ले, थोड़ा डैमेज कम हो जाएगा। या 5 राज्यों में चुनाव लड़े तो ये 5 राज्यों के, मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्टोरल गेन के लिए नहीं बल्कि डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए हो रहा है, डैमेज कम करने के लिए, डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए। एग्जैक्टली सही पकड़ा आपने, डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए ये मुझे लगता है कि मतलब 303 से 303 से 340 जाने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि 303 से कितना कम नीचे गिरे इसके लिए हो रहा है, शायद ये आप कह रहे हैं। ये 280 पे पहुंचने के लिए एक्सरसाइज है, 300 की कहां बात कर रहे हैं आप? मतलब आप जो बात कह रहे हैं उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अगला लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 90 दिनों के अंदर इस देश में, 90 या 100 दिनों के अंदर इस देश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है या नरेंद्र मोदी पार्ट 3 देखने को मिल सकता है। लेकिन वाकई क्या होगा ये अगले लोकसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के पहले जो 5 दिनों का विशेष सत्र है, आखिर इसके पीछे कौन सा प्रयोजन है, ये जनता के बीच आने में देर नहीं लगेगी। और देखते हैं जनता इस मामले में, जनता के बीच सरकार किस तरह से खुलकर आती है, किस एजेंडे के साथ आती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 5 दिनों का सत्र G20 के तुरंत बाद और संजय मिश्रा के फोर्सफुली रिटायरमेंट के तुरंत 3 दिनों के बाद
क्यों बुलाया जा रहा है? ये सारे सवाल और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है, वहां भी नेताओं की चर्चा में जो एक सुबह सुबह जो एक स्लिप आई थी कि ये एजेंडा है कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये और वो, शायद कोऑर्डिनेशन कमेटी और बाकी चीजें पीछे चली जाए, पहले ये हो जाए कि 5 दिनों के सत्र में क्या आ रहा है, कौन सा बम फोड़ा जाएगा, उसके लिए हम किस प्रकार तैयारी करें। तो देखते हैं, कल तक वो भी पता चल जाएगा कि इंडिया गठबंधन क्या करेगा, और फिलहाल उसका हमें इंतजार करना चाहिए। इस बेहद संक्षिप्त और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए अशोक वानखेड़े जी, आपने हमारे लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।